आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इन पाठों को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। इस समझने के क्रम में हम लोग सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिचय देंगे। दूसरे बिंदु के रूप में पाठ का परिचय समझने का प्रयास करेंगे और तीसरा बिंदु होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश। चौथा बिंदु मेरी कल्पना का आदर्श समाज का सारांश समझेंगे। पांचवें बिंदु के रूप में होगा लेखक द्वारा पाठ में जाति प्रथा की किन किन बुराइयों का वर्णन है समझने का प्रयास करेंगे। और छठवां एवं अंतिम बिंदु होगा जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है और क्या यह स्थिति आज भी है। आइए बाबा साहब के जीवन से परिचित होते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। 1907 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1923 ईस्वी में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं देखें इनकी। बाबा साहब अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पुस्तकें व भाषण, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में, द अनटचेबल्स हु आर दे 1948 में, हु आर द शूद्राज 1946 में, बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में, थॉट्स द रूपी 1923 में, द एवोल्यूशन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 में, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया 1916 में, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965 में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943 में, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 में। पत्रिका संपादन इनका है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता। बाबा साहब आधुनिक भारतीय चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ये इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे।
स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों व मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माताओं में से एक है, उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति व सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वर्गीय डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से गुजरना पड़ा था। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर इन्होंने हिंदुस्तान की स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया। इनका मानना था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाठ के परिचय से परिचित होने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, जो कि 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनैतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आज के विचारणीय बिंदु का तीसरा बिंदु श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर देखेंगे। प्रथम, जाति प्रथा का श्रमिक विभाजन का दोषी, और दूसरा बिंदु होगा भूखमरी और बेरोजगारी का कारण। आइए शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का तार्किक विरोध किया है। आइए पहले बिंदु को देखते हैं। जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का दोषी। इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं। वे मानते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु इसमें आपत्ति इस बात पर है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंच नीच करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने के
योग्य बनाए। इसके विपरीत जाति प्रथा मनुष्य को माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर करती है। आइए इसके दूसरे बिंदु को देखें, भूखमरी और बेरोजगारी का कारण। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांध देने की दोषी है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो लोग भूखों मरने लगते हैं। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। इसका आधार व्यक्तिगत रुचि न होकर पूर्वलेख होता है। परिणाम स्वरूप लोग व्यवस्था के कारण साथ अरुचि पूर्वक काम करते हैं। ऐसे लोग टालू मानसिकता के शिकार होते हैं, अतः उनका काम में दिल दिमाग नहीं लग पाता। अतः जाति प्रथा मनुष्य को प्रेरणा रुचि को दबाने के लिए भी दोषी है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और मेरी कल्पना का आदर्श समाज का सारांश समझने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर देखेंगे। जिसमें पहला बिंदु तो लेखक की कल्पना का आदर्श समाज, दूसरा बिंदु स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा समता और चौथा बिंदु वंश और सामाजिक उत्तराधिकार पर भेद अनावश्यक, एवं अंतिम बिंदु होगा राजनेताओं के व्यवहार में समता। आइए देखते हैं लेखक की कल्पना का आदर्श समाज। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता का भाव हो। भ्रातृता में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में तुरंत सब तरफ फैल जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में संभाग होना चाहिए। सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र वास्तव में शासन की पद्धति ही नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों के सामूहिक आदान प्रदान का नाम है। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए। दूसरा बिंदु स्वतंत्रता का अधिकार। आवागमन, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का विरोध कोई नहीं करता। संपत्ति रखने, जीविकोपार्जन के औजार तथा सामान रखने के अधिकार पर भी किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के अधिकार के लिए लोग तैयार नहीं होते। इसके लिए अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य दास्ता में जकड़ा जाता है। दास्ता केवल कानूनी ही नहीं होती, जहां दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़े, वहां भी दास्ता होती है। जाति प्रथा में भी अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। आइए तीसरा बिंदु समता। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवादास्पद रहा है। समता के आलोचकों का कहना है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह तथ्य होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है। पहला, शारीरिक
वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। प्रश्न है कि इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु तब भी क्या समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, परंतु उसमें भी सबकी अपनी क्षमता विकसित करने की सामाजिक उत्तराधिकार पर भेद अनावश्यक। लेखक मानता है कि पूरे अवसर देने चाहिए। आइए इसके चौथे बिंदु को देखें। वंश और की वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता नहीं की जानी चाहिए। इससे केवल सुविधा संपन्न लोगों को लाभ मिलेगा। वास्तव में प्रयास मनुष्य के बस में है, किंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके बस में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के आधार पर असमान व्यवहार करना अनुचित है। दूसरे शब्दों में सभी सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए समाज में समान अवसरों के साथ समान व्यवहार का होना आवश्यक है। अंतिम बिंदु, राजनेताओं के व्यवहार में समता। एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने का, उनकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का अवसर नहीं होता। अतः उनके लिए यही व्यवहारिक सिद्धांत उपयोगी है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए सबको दो वर्गों और श्रेणियों में विभाजित न किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण उसके लिए संभव नहीं है। अतः यद्यपि समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र मार्ग और उपाय है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का पांचवा बिंदु, लेखक द्वारा पाठ में जाति प्रथा की किन किन बुराइयों का वर्णन है समझने का प्रयास करेंगे। लेखक ने जाति प्रथा में कुल 9 बुराइयां देखी हैं, जिसको क्रम से हम लोग देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा। प्रथम, जाति प्रथा ने जो श्रम विभाजन किया है वह स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा श्रमिकों में भेद पैदा करती है। तीसरा, श्रमिकों में विभाजन के कारण ऊंच नीच का भेद पैदा हो गया है। चौथा, जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन श्रमिक की रुचि पर आधारित नहीं है। पांचवा बिंदु है, श्रम विभाजन माता पिता के आधार पर गर्भ में ही तय करना जाति प्रथा की देन है। इस विभाजन में व्यक्ति की रुचि व क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता। अगला बिंदु, जाति प्रथा व्यक्ति को सदैव के लिए एक व्यवसाय से बांध देती है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त हो। अगला बिंदु, जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं देती, अतः व्यक्ति को भूखा मरना पड़ता है। आठवां बिंदु है, देखिए, जाति प्रथा के कारण व्यवस्था में किए गए कार्यों में व्यक्ति रुचि नहीं लेता। और अंतिम बिंदु 9वां, जाति प्रथा के कारण कुछ कार्य त्याज्य व घृणित माने जाते हैं, अतः लाचारी में इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति कर्म के प्रति लापरवाही बरतते हैं। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु, जाति प्रथा भारतीय समाज में
बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है और क्या यह स्थिति आज भी है? आइए देखते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का कारण भी बनती रही है। भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक पेशे से बांध दिया जाता था। इस निर्णय में व्यक्ति की रुचि, योग्यता या कुशलता का ध्यान नहीं रखा जाता था। उस पेशे से गुजारा होगा या नहीं, इस पर भी विचार नहीं किया जाता था। इस कारण भूखमरी की स्थिति आ जाती थी। इसके अतिरिक्त संकट के समय भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। भारतीय समाज पैतृक पेशा अपनाने पर ही जोर देता था। उद्योग धंधों की विकास प्रक्रिया व तकनीक के कारण कुछ व्यवसायी रोजगारहीन हो जाते थे। अतः यदि वह व्यवसाय न बदला जाए तो बेरोजगारी बढ़ती है। आज भारत की स्थिति बदल रही है। सरकारी कानून, सामाजिक सुधार व विश्वव्यापी परिवर्तनों से जाति प्रथा के बंधन काफी ढीले हुए हैं, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं। आज लोग अपनी जाति से अलग पेशा अपना रहे हैं। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, उसको समझने का प्रयास किए। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर पाठ का शब्दार्थ, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर एवं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिससे आप सभी लाभ उठाएंगे। बस आज के लिए इतना ही।